हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलविन ट्यूटोरियल्स। आई एम किशन झा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th का एक चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें हमने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया था अपने प्रीवियस वीडियो में, और बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इसके बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप ज़रूर देखिए, वहाँ मैंने डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। आज उसके आगे पढ़ते हैं प्रोफेशन के बारे में। अब प्रोफेशन बेसिकली होता क्या है। प्रोफेशन मीन्स जैसे कोई लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, इनको हम प्रोफेशन में काउंट करते हैं, बिजनेस में नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोई बाइंग या सेलिंग ऑफ गुड्स नहीं करते, बट ये क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर सर्विस के बिहाफ पे जो चार्ज करते हैं उसको हम प्रॉफिट नहीं बोलते, फीस बोलते हैं। वैसे ही तो इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम, प्रोफेशन अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। तो चलिए देखते हैं एज पर बुक्स। प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच अ पर्सन uses his educational knowledge and special skill to render services for earning some income. Example, doctor, lawyer, chartered accountant, etc. तो प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो पार्ट है जहाँ एक बंदा क्या करता है, अपने नॉलेज को या अपने स्किल्स को यूज़ करता है ताकि वो कुछ अर्न कर सके सर्विस प्रोवाइड करके। तो अगर हम कुछ सर्विस दे रहे थ्रू यूजिंग आवर ओन नॉलेज तो हम क्या है, प्रोफेशनल है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिया है, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे बहुत सारे और भी लोग होते हैं जो प्रोफेशनल बोले जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं, फीचर्स देखते हैं। फीचर्स: एम, एवरी प्रोफेशनल इज प्रैक्टिस्ड फॉर अर्निंग मनी, ऑल्सो दे रेंडर सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो हर एक प्रोफेशनल का मेन एम क्या होता है, मनी अर्न करना, पैसा कमाना। वो किसी भी बिजनेस हो या प्रोफेशन हो या कोई भी हो, सबका मेन मोटिव होता है पैसा अर्न करना। तो पैसा कैसे अर्न करते हैं हम, अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करके और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करके। Qualification: a profession can be practiced only after acquiring required qualifications. Each profession has a certain set of body of knowledge. This knowledge has to be acquired only by systematic and formal training. One cannot practice profession unless this knowledge is acquired. ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्या होता है? क्वालिफिकेशन वो डिग्री है जिसके बिहाफ पे या जिसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन मीन्स जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सीए क्लियर करना पड़ेगा। अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो उसको एमबीबीएस या उससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वो देने पड़ेंगे। तो प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। तो अभी अगर मैं सीए की सर्विस दे रहा हूँ तो जब मेरे पास सीए का नॉलेज होगा, क्वालिफिकेशन होगा, तो ही मैं वो सर्विस दे पाऊँगा। ईच प्रोफेशन हैज़ अ सर्टन सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज। तो हर प्रोफेशन का क्या होता है, अपना सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। मीन्स अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स है, स्किल्स है, क्वालिफिकेशन है, वो ज़रूरत होती है। द नॉलेज हैज़ टू बी एक्वायर्ड ओनली बाय सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल ट्रेनिंग। तो नॉलेज हमें कैसे मिलेगा, सिस्टमैटिक और फॉर्मल ट्रेनिंग। मीन्स जो भी प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे वो नॉलेज एक्वायर करने के लिए, वो नॉलेज हम उस वे में एक्वायर कर सकते हैं। वन कैन नॉट प्रैक्टिस प्रोफेशन अनलेस दिस नॉलेज इज़ एक्वायर्ड। अब मैं भले ही कितना भी क्या कर लूँ, किसी को सर्विस दे दूँ, बट मेरे पास अगर नॉलेज नहीं है तो क्या हो सकता है, वो सीए का प्रोफेशन नहीं माना जाएगा या डॉक्टर का प्रोफेशन नहीं माना जाएगा। फाइनेंशियल रिटर्न्स: प्रोफेशनल्स गेट फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज. Income received by professional is not fixed. Professionals can be employed in an organization or self-employed. A working chartered accountant gets salary, but those who practice privately, that is self-employed, gets fees. तो यहाँ पे वापस आपको क्या बोला है, फाइनेंशियल रिटर्न में क्या होगा, मीन्स अगर मैं किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसके बिहाफ पे मैं क्या करूँगा, फ़ीस चार्ज करूँगा। तो वैसे ही तो अगर कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपको एग्जांपल दिया है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कहीं पे जॉब कर रहा है तो उसको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। बट वही चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या किया है, खुद का ऑफिस डाला है, तो उसको क्या मिलेगा, फीस मिलेगा। तो या तो आप जॉब कर सकते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या खुद का ऑफिस सेटअप कर सकते हो। Capital: profession can be practiced independently or professionals accept a job in any organization. Independent practicing professional requires huge capital for setting his practice. It differs from profession to profession. तो कैपिटल, बट ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, अगर आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं या अपना प्रोफेशन सेटअप कर रहे हैं तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट मस्ट है। तो अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इन केस आप क्या कर रहे हो, कहीं पे प्रोफेशन कर रहे हो या खुद का
खुद का बिजनेस सेटअप कर रहे हो, खुद का नया प्रैक्टिस का सेटअप डाल रहे हो, तो उस केस में आपको कैपिटल रिक्वायर्ड रहेगा। तो अगर आप कहीं सैलरी पे हो या जॉब पे है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर कहीं आप खुद का बिजनेस डाल रहे हो या सेटअप डाल रहे हो तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। Some professions have a council which regulates the activities of professionals. These professionals have to register themselves with their respective council and get certificate of practice. Example: Bar Council of India for lawyers, ICAI for chartered accountants, Indian Medical Association for doctors, etc. तो अब क्या होता है, हर सेट ऑफ बॉडी का या हर प्रोफेशन का अपना एक सेट ऑफ बॉडी होता है। जैसे सीए वालों के लिए आईसीएआई है, डॉक्टर्स के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल है। तो उस केस में क्या होगा, आप जिस भी प्रोफेशन में हो तो अपने सेट ऑफ बॉडी से आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी आप जाके क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हो। The code of conduct mentioned by their respective council must be strictly followed by every professional. Every practicing professional has to acquire membership from the respective council. तो आप कोई भी प्रैक्टिशनर हो, अगर आप लॉयर हो तो अपने काउंसिल से आप सर्टिफाई करवा लो, अगर आप डॉक्टर हो तो अपने काउंसिल से सर्टिफाई, बट अगर आप प्रैक्टिस में हो और जिस भी सर्विस में हो तो रिगार्डिंग दैट सर्विस अपने सेट ऑफ बॉडी से आपको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। Non-transferability. Profession cannot be transferred to other person on the will of professional. Example: a doctor cannot transfer his medical practice to his son or daughter who has not completed concerned medical education. तो जैसे नॉर्मली बिजनेस में क्या होता है, अगर बाप नहीं चला पा रहा है तो बेटे को दे देता, या सक्सेशन बेसिस पे चलता है कि हाँ भाई बाप बूढ़ा हो गया तो उसने बेटे के पास ट्रांसफ़र कर दिया। बट प्रोफेशन में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर अपने बेटे को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल उसके बेटे ने भी वो स्टडीज़ या प्रैक्टिस की हो। तो वही सेम चीज़ होगा कि प्रोफेशन में हम क्या कर सकते हैं, अपना सर्विस या अपना जो स्किल्स है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। Nature of work. Professionals charge fees in exchange of expert services. Example: an architect designs the layout of office for fees. तो नेचर ऑफ वर्क क्या है, यहाँ हम जो भी काम करते हैं उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, फीस चार्ज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है आर्किटेक्ट का, कि आर्किटेक्ट क्या कर रहा है, मेरे घर का डिज़ाइन बना के दे रहा है, तो उसके बेसिस पे वो क्या चार्ज कर रहा है, फीस चार्ज कर रहा है। होप्स आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझा इसमें से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Employment. It is an economic activity in which people work for others. तो एम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या है, ये ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं, हम मीन्स पीपल दूसरों के लिए काम करते हैं। देयर इज़ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। यहाँ पे रिलेशनशिप होता है दो लोगों के बीच में। जो जॉब देता है उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं, जो जॉब करता है उसको एम्प्लॉय बोलते हैं। एम्प्लॉयर इज़ द पर्सन हु ऑफर्स द जॉब एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द जॉब इज़ कॉल्ड एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर जो जॉब दे रहा है वो, एम्प्लॉय जो जॉब ले रहा है वो। Remuneration and terms and conditions are agreed by both of them. Remuneration means basically सैलरी बोल सकते हैं या वेजेस बोल सकते हैं। तो एम्प्लॉय जो भी सर्विस देगा या जॉब करेगा उसके बिहाफ पे उसको क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी मिलता है। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिस पे दोनों अग्री होते हैं, तब जाके क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बनता है। चलिए फीचर्स देख लेते हैं। एम, द मेन एम इज़ टू अर्न मनी फॉर मीटिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स। तो यहाँ पे भी कोई भी बिजनेस हो, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट हो, सबका मेन मोटिव क्या होता है, पैसा अर्न करना। तो यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट में भी क्या है, मेन एम क्या है, पैसा अर्न करना, ताकि एम्प्लॉयर अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके और एम्प्लॉय अपनी। क्वालिफिकेशन. Each job requires some qualification. Skilled or unskilled labor is required as per the nature of the job. For skilled job, some specific qualifications are required. Example: job of nurse, but no specific qualifications for unskilled job is necessary. Example: office work. तो अब क्वालिफिकेशन यहाँ कोई फिक्स नहीं है। जैसे सीए में क्या है, आपको सीए की डिग्री चाहिए ही चाहिए, डॉक्टर में डॉक्टर की डिग्री चाहिए ही चाहिए। वैसे यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है आप कौन से टाइप का काम करते हो। अगर आप स्किल्ड लेबर हो या अनस्किल्ड लेबर हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप स्किल्ड लेबर हो तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है नर्स का। अगर नर्स का काम आप कर रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो जो किसी और नेचर में हो, तो वहाँ पे स्पेसिफिक आपको क्वालिफिकेशन लगेगा ही लगेगा। जैसे अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही मैंने एग्जांपल दिया था, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे सीए का क्वालिफिकेशन लगेगा ही लगेगा। तो उस केस में क्या हो गया, मैं स्किल्ड
में आऊँगा। बट इन केस अगर मैं ऑफिस बॉय का काम कर रहा हूँ, चाय कॉफ़ी देने का काम कर रहा हूँ, क्लर्क का काम कर रहा हूँ, तो इन दैट केस ज़्यादा क्वालिफ़िकेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं क्वालिफाइड हूँ तो भी चल जाएगा, नहीं क्वालिफाइड हूँ तो भी चलेगा। तो कोई स्पेसिफिक ऐसी डिग्री नहीं है अनस्किल्ड लेबर्स के लिए। तो आप जो काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे सिर्फ बोला है। कोई फिक्स डिग्री है ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। मॉनेटरी रिटर्न्स, तब जैसे देखो प्रोफेशनल्स को क्या मिल रहा था, फीस मिल रहा था, वैसे यहाँ पे क्या मिलेगा, वेजेस या सैलरीज मिलेगा। वेजेस और सैलरीज इज गिवन एज अ फाइनेंशियल रिटर्न टू एम्प्लॉय आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर अपॉइंटमेंट। वेजेस आर पेड डेली और वीकली। सैलरी इज पेड मंथली। तो वही बोला है कि आपका क्या होगा, आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि कितना वेजेस या सैलरी देना है। वेजेस क्या होता है, या तो डेली बेसिस पे दिया जाता है या वीकली बेसिस पे दिया जाता है। और सैलरी क्या होता है, जो मंथली बेसिस पे दिया जाएगा। और वेजेस और सैलरी ये सब क्या होता है, स्टार्टिंग में ही डिसाइड हो जाता है। आपको जब अपॉइंटमेंट दिया जाता है उसी टाइम पे, आपके इंटरव्यू के टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है कि आपको कितना पे किया जाएगा। उसी बेसिस पे आपको फिर फ्यूचर में पे किया जाता है। Along with salary, other benefits like bonus, quarters to stay, subsidized food in canteen, etc. can also be given to employees. तो सैलरी के साथ में वो आपके कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो प्रोवाइड करती है या नहीं। बट इन केस अगर प्रोवाइड करे तो सैलरी के साथ में आपको मीन्स बोनस दिया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर दिवाली के टाइम पे। या सब्सिडाइज्ड फूड इन कैंटीन, कैंटीन में कम रेट पे चाय नाश्ता ये सब प्रोवाइड किया जा सकता है आपको। क्वार्टर्स टू स्टे, रहने के लिए घर दिया जा सकता है, मीन्स कम रेट पे या तो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट इन द केस जहाँ पे एम्प्लॉयज़ दूर से आते हैं। उस केस में क्या होता है कि कंपनीज उनको घर रहने के लिए प्रोवाइड करती है ताकि वो कहीं इधर उधर ना भटके, उनको प्रॉपर एक स्टे के लिए घर देती है कि आप यहीं कंपनीज का क्वार्टर है यहीं पे रहो। ऐसे और भी फैसिलिटीज़ हो सकती है या चीज़ें हो सकती है जो आपको प्रोवाइड की जा सकती है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा। Capital. No capital is required for employment because employer invests and provides everything to the employee for completing the job. तो जॉब करने के लिए आपको किसी भी कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ क्या कर रहे हो, सिर्फ जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो। तो उस केस में क्या होता है, आपका जो भी एम्प्लॉयर रहता है वो आपके बिहाफ पे कैपिटल कंट्रीब्यूट कर चुका होता है, तो प्रॉफिट भी उसी को मिलेगा ज़्यादा। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके बदले कौन कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, आपका एम्प्लॉयर। Registration. No registration is required. Every employee has to follow the rules and regulations mentioned in the terms and conditions of employment contract. तो रजिस्ट्रेशन की भी यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपके एम्प्लॉयर के मीन्स आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो आपको फॉलो करने हैं और उसी के बेसिस पे आपको काम करना है। Non-transferability. Employment cannot be transferred from one person to another. Example, if a teacher retires, then he cannot transfer his job to his son or daughter. यहाँ पे भी क्या बोला है कि ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आपको दिया है टीचर का कि अगर एक टीचर रिटायर हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, अपने बेटे या बेटी को क्या अपना जॉब ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। Nature of work. Every employee is expected to complete the work which is given to him. The nature of job decides the nature of work. तो हर एम्प्लॉय को क्या करना है, जो भी उनको काम अलॉट किया गया है या दिया गया है वो उनको टाइम पे कंप्लीट करना है। तो उसी के बेसिस पे क्या होगा, उनके जॉब के बेसिस पे डिसाइड होगा कि उनका नेचर ऑफ वर्क कैसा है। जैसे वो स्किल्ड काम के लिए एप्लीकेबल है या अनस्किल्ड लेबर है, तो वो डिपेंड करेगा कि वो क्या काम करते हैं। होप सो आपको इतना समझ में आया रहेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझा तो मैं वापस बोल रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।